नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारी 2100 प्लस क्वेश्चन के महामंत्र की क्लास नंबर 18 होगी, जिसके अंदर हम 25 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट्स पहले से क्लासेज को देख रहे हैं वो सभी जानते हैं कि इन 25 क्वेश्चन में हमारे 5 क्वेश्चन हरियाणा जीके, 5 नेशनल जीके, 5 हिंदी, 5 इंग्लिश और 5 विज्ञान के क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके सीईटी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल 30 से 35 मिनट में आपको 5 सब्जेक्ट हर रोज पढ़ने को मिलते हैं भाई। ठीक है भाई, तो क्लासेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लासेज को जरूर देखें। और जो भी दोस्त नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि भविष्य में जो भी फ्री क्लासेज होती हैं, जो कि यूट्यूब के ऊपर हमारी सभी क्लासेज हैं वो फ्री होती हैं, तो उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच के भाई। ठीक है भाई, शुरुआत करें भाई आज की क्लास की। इसके साथ में एक इंफॉर्मेशन और है, अगर आप जो भी क्लासेज होती हैं, पीछे 17 क्लास हो चुके हैं, उनके कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, और आगे जो हमारी क्लास है, जो कंप्लीट क्वेश्चन हमारी 2100 क्वेश्चन होंगे, इनके अगर कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो ये आपको नंबर दिया गया है, इसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर वही कांटेक्ट करें, आपको नोट्स का प्रोसीजर बता दिया जाएगा। केवल 79 रुपीज में आपको 10 पीडीएफ मिलेंगी, जिसके अंदर भाई आपको 2100 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है भाई, तो ये जो नोट्स है ये केवल क्लासेज के नोट्स होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा भाई। ठीक है भाई, शुरुआत करें भाई आज की क्लास की। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चन भाई हरियाणा जीके के, और ये वही क्वेश्चन है जो कि आपके पिछले जो आज की जो क्लास के जो क्वेश्चन है वो पीछे एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं, वो हमने वहां से उठाए हैं। ठीक है भाई, और जो क्लास है उनके भाई पीछे वाले क्वेश्चन नहीं है, वो बिल्कुल नए क्वेश्चन है। शुरुआत करते हैं भाई आज, और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हरियाणा जीके भाई, और हरियाणा जीके के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा जीके का हमारा पहला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो कि राज्य कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया, यानी कि हरियाणा का एक ऐसा कवि जिसे राज्य कवि के रूप में जाना जाता है। हरियाणा का एक ऐसा कवि जिसे हरियाणा के राज्य कवि के रूप में जाना जाता है। ये एक पेपर के अंदर भाई आपके कलक के पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य कवि के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा उदय भानु हंस भाई। हरियाणा जीके जो है भाई आप बिल्कुल नॉर्मल पढ़ेंगे भाई। देखिए सीईटी के एग्जाम के लिए हरियाणा से रिलेटेड नॉर्मल हरियाणा जीके पूछी जाएगी, सभी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया जाएगा। नेशनल जीके से भी वैसे ही क्वेश्चन बनेंगे, हिंदी से भी, बल्कि आपको क्या करना है, सभी सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलना है। जो स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलेगा उसको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो क्या है कि अगर एक सब्जेक्ट मुश्किल भी आता है तो वो उसकी रिकवरी वो स्टूडेंट्स बाकी बचे हुए सब्जेक्ट के अंदर कर सकता है। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को ना छोड़ें और हर दिन हर सब्जेक्ट का फॉर्मूला अपनाते रहें, एक दिन बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है भाई, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। देखिए भाई, राज्य कवि के नाम से किसे जाना जाता है, उदय भानु हंस को जाना जाता है। ये भाई जो कवि क्या थे, प्रसिद्ध हिंदी के कवि थे। क्या थे भाई, हिंदी के कवि थे। और 1966 में जब हरियाणा का गठन हुआ था तो वही इनको क्या है कि राज्य कवि के रूप में सम्मानित किया गया था। इसके बाद वही चंडीगढ़ साहित्य अकादमी के सचिव के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है भाई। और 2006 में इन्हें सुर पुरस्कार भाई से सम्मानित किया गया, सुर की उपाधि दी गई इनको। कब भाई, 2006 के अंदर। और 2009 के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो राज्य कवि का है। राज्य कवि यानी कि उदय भानु हंस। उदय भानु हंस के बारे में कंप्लीट पढ़ लीजिए। हिंदी के कवि थे, 2006 में सुर से सम्मानित, 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। ये सब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला हमारा क्वेश्चन है टूटा हुआ आदमी। एक ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, टूटा हुआ आदमी
कि भाई जो आप लेखक कौन है भाई, टूटा हुआ आदमी एक उपन्यास है, इसके भाई लेखक कौन है, तो कौन है भाई, मोहन चोपड़ा। कौन है भाई इसके लेखक, भाई मोहन चोपड़ा। एक उपन्यास है जिसका नाम है भाई, क्या है भाई, टूटा हुआ आदमी, उसके भाई जो आप लेखक है, उस उपन्यास के लेखक कौन है, तो मोहन चोपड़ा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कई बार पेपर के अंदर भाई हरियाणा जीके के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए ज्यादा A to Z डिटेल में मत जाइए। कॉमन एग्जाम है, सीईटी का कॉमन एग्जाम है, कॉमन एग्जाम में इससे रिलेटेड कॉमन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर डिटेल में जाना है तो साइंस में जाइए, डिटेल में जाना है तो कंप्यूटर में जाइए, वहां पर जाके करेंगे तो वहां पर आपको फायदा होगा। डिटेल में जाना है तो मैथमेटिक्स के अंदर जाइए भाई, ठीक है भाई, तो वहां पे थोड़ा सा आप ज्यादा फोकस कीजिए भाई, ठीक है भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिवालिक पर्वत श्रेणी हरियाणा के कौन से हिस्से में स्थित है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं वो पूर्व में है, शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं वो उत्तर में है भाई, और अगर अरावली की बात की जाए तो वो नीचे की तरफ यानी कि दक्षिण में है। तो कहीं ना कहीं शिवालिक पूछा गया है, तो शिवालिक कहां पे हो जाएंगे, उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में क्या है, शिवालिक की पहाड़ियां हैं भाई। तो शिवालिक की अगर पहाड़ियां पूछी जाए, शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां तो पूछा जाए तो क्या बताएंगे भाई हम, हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके बाद अगर ये भी क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जब अरावली पर्वतमाला श्रेणी पूछी जाए तो हरियाणा के 7 जिलों में अरावली पर्वतमाला श्रेणी फैली हुई है। कौन कौन से है भाई, भिवानी हो जाएगा, महेंद्रगढ़ हो जाएगा, इसके साथ में रेवाड़ी हो जाएगा, गुरुग्राम हो जाएगा, फरीदाबाद हो जाएगा, इसके बाद में नूह हो जाएगा भाई। तो ये क्या है भाई, इनके अंदर भाई क्या है भाई, अरावली पर्वतमाला और चरखी दादरी हो गया भाई, ठीक है भाई। ये 7 राज्य हैं जहां पे क्या है, अरावली पर्वतमाला श्रेणी फैली हुई है, ठीक है, अरावली भाई। और शिवालिक कहां पे है, शिवालिक उत्तर पूर्व में स्थित है भाई, ठीक है भाई। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद हमारा 4th क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात क्या है। देखिए भाई, हरियाणा का 2011 की जनसंख्या के अनुसार पूछा जाए तो 879 भाई, 879/1000 भाई, यानी कि भाई क्या है, 1000 लड़कों के ऊपर 879 क्या है भाई, लड़कियां हैं, तो इसलिए 879/1000 इसका क्या हो जाएगा भाई, लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार भाई, ठीक है भाई। हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। देखिए भाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक पेपर था भाई, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कमेंट करके पूछते हैं सर कोऑपरेटिव सोसाइटी का पेपर कब होगा, कब होगा। भाई सब कुछ कैंसिल कर दिया है, अब सीईटी का पेपर होगा भाई, सीईटी के पेपर के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी का पेपर होगा, ग्रुप सी की भर्ती है भाई, ठीक है भाई। तो इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड फिर मेंस के अंदर उसका जो मेंस पेपर होगा उसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारे चैनल के ऊपर 6 से 7 क्लास अवेलेबल है जिसके अंदर कंप्लीट एक्ट भी हम पढ़ा रहे हैं भाई, ठीक है भाई। जो पहले पढ़ा था एग्जाम के लिए लेकिन बाद में सीईटी आ गया, उसके बाद क्लासेज को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए, ठीक है। अब मेंस के पेपर में वो कराएंगे। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था, तो सन 1984 भाई। सन 1984 में क्या है कि हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट क्या किया गया था भाई, पारित किया गया था 1984 के अंदर। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि वह कौन सा नृत्य है जिसकी उत्पत्ति महाभारत काल से हुई है। हरियाणा का एक ऐसा नृत्य है जिसकी जो उत्पत्ति है वो महाभारत कालीन समय से हुई है भाई। तो कालीन आ गया तो समय की जरूरत नहीं है, महाभारत कालीन से हुई है। तो क्या होगा, तो कौन सा हो जाएगा, धमाल एक ऐसा नृत्य है भाई। धमाल एक ऐसा नृत्य है जिसका क्या है कि महाभारत के अंदर भी क्या होता है भाई, वर्णन मिलता है। तो आज की क्लास के हमारे ये 5 से 6 क्वेश्चन हुए। जब हम 18 क्लास कर चुके हैं तो 18 पंजे 90 भाई। और साथ में क्या है कि कई बार हम 10 से 11 क्वेश्चन भी करा देते हैं, कहीं ना कहीं 130 से 40 क्वेश्चन आपके हो गए। और दिन कितने हुए हैं पीछे, 18 दिन। तो लगातार इसी तरीके से अपना रिवीजन करते रहे। अब नेशनल जीके के भी इतने क्वेश्चन
क्वेश्चन हो जाएंगे, हिंदी में समास के क्वेश्चन हो गए। तो इसी प्रकार अगर आप पढ़ेंगे तो एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी और एक लगातार आपकी तैयारी चलती रहेगी, और जब पेपर देने जाएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आने की वहां पर संभावना है। बचे हुए 5 सब्जेक्ट को आपके कंप्यूटर हो गया, इसके साथ में भाई आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, और इसके अलावा और कौन सा सब्जेक्ट रह गए, करंट अफेयर्स रह गए। तो ये आप भाई खुद पढ़े भाई इनके बारे में, और अगर पॉसिबल हुआ तो हम भी क्लास इनकी जरूर लेकर आएंगे भाई, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम नेशनल जीके डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, अगर देखिए भाई नोट से रिलेटेड है, साथ साथ में नोट कर सकते हैं तो नोट कीजिए, नोट नहीं कर सकते तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर कांटेक्ट करें। केवल 79 रुपीज में आपको 2100 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे भाई। अभी तक आपको 400 से 450 क्वेश्चन मिल चुके हैं। उन सभी के जो भी क्लासेज हुए हैं, 17 क्लास को देखना चाहते देख सकते हैं, नोट से देखना चाहते हैं तो नोट से देख सकते हैं। और साथ साथ में भाई ये जरूरी नहीं कि अकेले नोट से ही सब कुछ काम चल जाएगा, तो क्लासेज के अंदर बहुत कुछ एक्स्ट्रा बताया जाता है, ठीक है भाई। अब चलते हैं भाई नेशनल जीके के 5 क्वेश्चन की तरफ है, और नेशनल जीके में हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में राज्य की विधायिका कितने भागों में विभाजित है। भारत में राज्य की विधायिका कितने भागों में विभाजित है। राज्य की विधायिका कितने भागों में विभाजित है, तो कौन सा हो जाएगा, राज्य की विधायिका यानी कि भाई कितने में है। लेजिस्लेचर क्या है भाई, एक तो है भाई विधानसभा और एक क्या है विधान परिषद, ठीक है भाई। तो राज्य की विधायिका कितने भागों में विभाजित है भाई, 2 भागों में, जिसमें पहली कौन सी हो जाती है भाई, विधानसभा। एक होती है राज्य में विधानसभा और एक क्या होती है भाई, एक विधान परिषद। क्या होती है भाई, विधान परिषद। बिल्कुल याद रखें भाई, पेपर के अंदर छप सकता है। विधानसभा को क्या कहते हैं भाई, निम्न सत्र के नाम से जाना जाता है। विधानसभा को क्या कहते हैं, निम्न सत्र की होती है, और विधानसभा को क्या कहते हैं भाई, उच्च सत्र की होती है। क्या होती है भाई, उच्च सत्र की क्या होती है, विधान परिषद होती है। उसके बाद भाई और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि विधान परिषद कितने भाई राज्यों के अंदर है, तो कम से कम भाई ये 6 राज्यों के अंदर बताई जाती है, 7 भी हो सकते हैं भाई, देख लेना। जहां तक अच्छे हैं कौन कौन से हो जाएंगे भाई, देखिए एक है आंध्र प्रदेश, कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा तेलंगाना आ जाएगा। एक आंध्र प्रदेश हो जाएगा, एक तेलंगाना हो जाएगा। तीसरा महाराष्ट्र में भी है भाई विधान, ये क्या है भाई, विधान परिषद महाराष्ट्र के अंदर भी है। फोर्थ क्या है, मध्य प्रदेश के अंदर है या नहीं है देख लेना भाई। लेकिन एक बिहार के अंदर भी है, क्या है भाई, एक बिहार के अंदर भी ये है। और 5वीं हम देख लेते हैं, क्या है, उत्तर प्रदेश, यूपी में है भाई। यूपी के बाद भाई, इसके बाद में महाराष्ट्र, कर्नाटक भाई 6, कर्नाटक। एक राज्य और रह गया भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि भाई क्या है, 6 राज्य हैं या 7 हैं, ये देख लेना। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी और कर्नाटक, यहाँ पे देख लेना 6 है या 7 है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर भी होनी चाहिए भाई, ठीक है भाई, तो देख लेना भाई ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले भाई, चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा तांबे का उत्पादक है भाई। देखिए भाई राजस्थान में जो तांबा है तो एक सबसे ज्यादा उत्पादक है, एक खेतड़ी होता है भाई, खेतड़ी बोलते हैं या खेतड़ी। खेतड़ी राजस्थान में है भाई। खेतड़ी कहाँ पे है भाई, राजस्थान में है, जो कि तांबे का उत्पादक है भाई। तांबे का क्या है भाई, उत्पादन जहां पर होता है, तांबे का उत्पादन कहाँ पे होता है, खेतड़ी राजस्थान में होता है। पेपर के अंदर कई बार पेपर में छप जाता है भाई, ठीक है भाई। इसके बाद क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य हैं भाई। अभी वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं भाई, तो राज्यसभा में कितने सदस्य हैं भाई। देखिए भाई राज्यसभा में कई जगह हम 250 देखते हैं, कई जगह 245 देखते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों ऑप्शन के अंदर मिलते हैं, कई बार 233 भी आ जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि राज्यसभा में किसमें भाई, देखिए भाई राज्यसभा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राज्यसभा में वर्तमान में 245 क्या है भाई, सीटें हैं, यानी कि 245 क्या है भाई, सांसद है। क्या है भाई, सांसद है, ठीक है भाई। सांसद हम चुनते हैं वो होता है सांसद, तो राज्यसभा में तो नहीं है भाई। ये डायरेक्ट
तरीके से नहीं चुने जाते, जिनको आप चुनते हैं वो मिलकर क्या करते हैं भाई, इनको चुनते हैं, क्या नाम है, ठीक है भाई। तो राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 245 है। ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, तो 250 हो सकते हैं भाई, ठीक है भाई, 250 हो सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि बताइए कि भाई राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी सीटें हैं भाई वर्तमान में, तो 233 सीटें हैं। इन 245 में से 233 सीटें राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से हैं, तो बच गई कितनी भाई, 12 बच गई। तो बची हुई क्या है भाई, मनोनीत करता है, राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है 12 सदस्यों को, और फिर ये हो जाते हैं भाई 245 है। तो राज्यसभा से कोई भी क्वेश्चन आएगा, राज्यसभा का अनुच्छेद नहीं भाई, 245 सदस्य, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं। राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से 233 है, मनोनीत 12 हैं, 245 टोटल हो गए भाई। और पूछा जाए कि राज्यसभा का जो गठन है वो कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अनुच्छेद 80 के तहत, अनुच्छेद नंबर 80 के तहत राज्यसभा का क्या हुआ है भाई, गठन हुआ है। इसके साथ में राज्यसभा को क्या भंग किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता, ये एक स्थायी सदन है भाई, ये क्या है, एक स्थायी सदन है। जिस प्रकार ग्राम सभा को भंग नहीं कर सकते, उसी प्रकार राज्यसभा को भी भंग नहीं किया जा सकता। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके 2/3 सदस्य, एक तिहाई सदस्य, यानी कि 1/3 सदस्य, इसका कार्यकाल कितने का होता है भाई, इनके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो क्या होता है, 6 वर्ष का होता है। कितना होता है भाई, 6 वर्ष का होता है। और 1/3 सदस्य हर 2 साल में, क्या हो जाते हैं भाई, रिटायर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई, रिटायर हो जाते हैं। तो राज्यसभा से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो उम्मीद है कि इससे बाहर मुश्किल ही हो जाएगी। राज्यसभा का अगर पूछा जाए चेयरमैन कौन है, तो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है भाई, उपराष्ट्रपति होता है, और वर्तमान में वेंकैया नायडू है। अगर पूछा जाए पहला राज्यसभा का पहला चेयरमैन कौन था भाई, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भाई, सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे भाई, राज्यसभा के पहले चेयरमैन थे। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। देखिए क्वेश्चन को लिखेंगे तो कुछ ठीक नहीं लगेगा, लेकिन वैसे ही बता देते हैं। पहला ऑप्शन ये बताना है कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा नहीं है भाई। देखिए लद्दाख व पुडुचेरी, लद्दाख भी भाई आज के टाइम है, और पुडुचेरी भी क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश है। दमन और दीव है भाई, दादरा और नगर हवेली है भाई, लक्षद्वीप भी है, और एक ऑप्शन है भाई मिजोरम। तो मिजोरम क्या है भाई, मिजोरम तो राज्य है, तो मिजोरम ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, डेट्रॉइट का निर्माण करने वाले व्यक्ति के रूप में किसे जाना जाता है। डेट्रॉइट क्या है, इसका हिंदी के अंदर देख लेते हैं भाई, डेट्राइट का निर्माण करने वाले व्यक्ति के रूप में किसे जाना जाता है। HSSC ने पूछा है भाई ये क्वेश्चन 2020 में, और इसका जो आंसर हो जाएगा एल्बर्ट, क्या हो जाएगा भाई, एल्बर्ट कहन। हमने सोचा सहन, ठीक है भाई, एल्बर्ट कहन को क्या किसका निर्माता माना जाता है भाई, डेट्राइट का क्या है भाई, निर्माता माना जाता है। और ये आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं कितने क्वेश्चन भाई, 10 क्वेश्चन भाई। तो 5 क्वेश्चन आपके भाई नेशनल जीके, 5 आपके हरियाणा जीके के हो गए। अब तीसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। 5 क्वेश्चन भाई आप हिंदी के पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे साथ साथ में भाई वीडियो को शेयर करने का जरूर प्रयास करें, और साथ में जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी करे, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करे, वरना नोटिफिकेशन नहीं आएगी भाई, ठीक है भाई। और फिर क्या, नोटिफिकेशन नहीं आएगी तो क्लास नहीं देख पाएंगे, फिर एक साथ में इकट्ठी हो जाएंगी क्लास, और फिर मुश्किल हो जाएगी भाई, ठीक है भाई। और नोट्स के लिए साथ साथ में आपको बता ही रखा है। आइए हिंदी की तरफ चलते हैं। हिंदी के 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 5 क्वेश्चन हैं, और ये भी क्या है,
भाई ये भी आपके HSSC के पेपर में ही पूछे गए हैं। अब आप देख के बताना भाई हमें, जो कुछ हमने पीछे 17 क्लासेज के अंदर पढ़ाया है क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। सारे के सारे क्वेश्चन HSSC के एक ही पेपर से उठाए गए हैं, एक ही पेपर से उठाए हैं भाई। ठीक है भाई, तो देखते हैं भाई क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते जो हमने आपको पढ़ाया है। देखिए सबसे पहले एक पूछा गया विलोम शब्द। भाई देखिए विलोम शब्द हम बहुत ज्यादा करा चुके हैं, बहुत ज्यादा हमने क्या आपको भाई विलोम शब्द आपको कराए हैं, पर्यायवाची शब्द कराए हैं। और पहला ही पूछा गया है ज्येष्ठ का। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा। ज्येष्ठ भाई जो उम्र में बड़ा होता है, जेठ बोलते हैं भाई अपने हरियाणा में, जो उम्र में बड़ा होता है। वो उससे नीचे वाला क्या होता है भाई, उससे नीचे जो कम उम्र में होता है भाई, तो जिसका जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कनिष्ठ हो जाएगा। तो ये आपके HSSC के पेपर में पूछा गया है। कोई दिक्कत भाई, विलोम शब्द पढ़ाए हैं पीछे, पर्यायवाची शब्द भी पढ़ाए हैं। ठीक है, उसके बाद अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो ये भाई क्या पर्यायवाची शब्द नहीं पूछे जाते, बिल्कुल पूछे जाते हैं भाई। क्या है भाई, अमृत का पर्यायवाची शब्द पीयूष भी हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, सुधा हो जाएगा। पीयूष, सुधा, अमीय, पीयूष, सुधा, अमीय, ये इसके ये क्या हो जाएंगे भाई, ये सारे के सारे इसके क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है भाई, पर्यायवाची से भी एक क्वेश्चन है, विलोम शब्द से भी एक क्वेश्चन HSSC पूछता है भाई। जब रचनाओं को छोड़कर कहीं ना कहीं यहीं से आपका क्वेश्चन आ जाता है। तीसरा क्वेश्चन है मुहावरा दिल पसीजना। दिल पसीजना का क्या अर्थ होगा भाई, दिल पसीजना। दिल पसीजना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो दया आना भाई। किसी के ऊपर अगर आपको दया आती है, आपका दिल पसीज जाता है, तो क्या आती है भाई, आपको उसके ऊपर दया आती है। तो दया आना इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अंग अंग ढीला होना, बहुत अत्यधिक थकावट होना। बहुत अत्यधिक थकावट होना क्या होता है, अंग अंग ढीला होना होता है। आंखों में बसना, तो दिल में समना, यानी कि बसना, दिल में बसना, यानी कि आंखों में बसना, दिल में समाना, एक ही बात है भाई। ठीक है, गली का बहुवचन, क्या हमने एक वचन नहीं कराए भाई, क्या हमने बहुवचन के क्वेश्चन नहीं कराए। क्या एक वचन में हमने, जैसे कि भाई यहाँ पे पूछा गया गली का एक वचन है भाई, तो गली का आपको बहुवचन बताना है, तो क्या हो जाएगा भाई, गलियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलियां, इसका क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। गली का क्या हो जाएगा, गलियां हो जाएगा। और अगर कलम का पूछे, कलम का भी पूछा गया था एक पेपर में, तो कलमे हो जाएगा। कलम का क्या हो जाएगा, कलमे, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक मुहावरा है कान खड़े होना। कान खड़े होना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कान खड़े होना, चौकन्ना हो जाना भाई, तो क्या होता है, कान खड़े होना होता है, तो ये भी हो जाएगा। पताका, पताका का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, भारतीय सेना ने बॉर्डर के ऊपर पताका फहरा दिया। पताका फहरा दिया यानी कि विजय पाली, यानी कि झंडा फहरा दिया। तो पताका का मतलब विजय या फिर झंडा ही होता है। तो पताका का अगर पर्यायवाची शब्द पूछा जाए तो क्या आ जाएगा, झंडा हो जाएगा। झंडा गाड़ दिया भाई। तो ये क्या हो जाएंगे, हिंदी के हमारे 5 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। तो भाई देख लीजिए भाई, इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। इसमें 2 टॉपिक और ऐड कर लीजिए। एक आपका लिंग या स्त्री लिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक वचन से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ में संधि से, समास से, ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। कोई एक क्वेश्चन रचना का भी आ जाएगा। तो इसलिए आप लगातार हिंदी को पढ़ते रहें, जो हम पढ़ा रहे हैं, तो आपको दिक्कतें नहीं आएगी। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट बनता है इसका, और उसके बाद हम चलते हैं भाई साइंस की तरफ। साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं इसके बाद। इसके बाद साइंस में जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि वह कौन सी गैस है, वह कौन सी गैस है जो ईंधन का एक स्रोत है और इसमें 75% वही मीथेन होती है। ऐसी गैस बताओ जो कि ईंधन का स्रोत है और जिसके अंदर 75% मीथेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है भाई, मीथेन पाई जाती है। ऐसी गैस का नाम क्या हो जाएगा, बायोगैस। किसको क्या बोलेंगे भाई हम, उसको बायोगैस। बायोगैस क्या है कि एक ईंधन का स्रोत है और इसके अंदर 75% क्या पाई जाती है भाई, मीथेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मीथेन पाई जाती है। इसके बाद
कौन सा एक क्वेश्चन है, आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, साथ साथ में नोट डाउन भी कर सकते हैं, लिखेंगे नहीं भाई। निम्न में से कौन सा कथन निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? निम्न में से कौन सा कथन निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं? अब इंग्लिश वालों के लिए रासायनिक मतलब केमिकल और अभिक्रिया मतलब रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, इस बात का निर्धारण किसके ऊपर होगा? ऑप्शन 1 है अवस्था में परिवर्तन, यानी कि चेंज ऑफ द स्टेट। जब रिएक्शन होती है तो भाई चेंज ऑफ स्टेट होता है भाई, होता है। ये भी एक कारण है भाई जिसके अंदर हमें पता चलता है केमिकल रिएक्शन हुई है। रंग में परिवर्तन हो जाता है कई बार, क्या ये है? ये भी हो सकता है भाई, ठीक है भाई। तापमान में परिवर्तन, तापमान कोई चीज गर्म है वो ठंडी हो जाती है रासायनिक अभिक्रिया से, ये भी बात सही है। और फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो क्या आ जाएगा? तापमान में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन और इसके साथ में क्या हो जाएगा? रंग में परिवर्तन। तीनों ही क्या हैं? ये बताते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। ठीक है भाई, क्लियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे के कौन से छिद्र खुलते हैं और उनमें पानी बहता है? जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, जब फोटोसिंथेसिस यानी कि पेड़ पौधे अपना भोजन को बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे का कौन सा छिद्र खुलता है और उसमें पानी बहता है भाई? तो पत्तों के ऊपर एक स्टोमेटा पाया जाता है, रंध्र जिसे बोलते हैं। क्या पाया जाता है? स्टोमाटा पाया जाता है। वो क्या है? उसके छिद्र खुल जाते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, और उनमें पानी बहने लगता है। और इसका जो हिंदी में अगर कोई पूछे तो रंध्र हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? स्टोमेटा का भाग क्या होता है भाई? खुलता है। ठीक है भाई। इसके बाद में दूरदृष्टि दोष के रूप में किसे जाना जाता है? दूरदृष्टि दोष के रूप में किसे जाना जाता है? तो क्या होता है भाई? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? दूरदृष्टि दोष होता है। क्या होता है भाई? दूरदृष्टि दोष होता है, जिसमें क्या होता है? दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन पास की नहीं दिखाई देती। दूर की दिखाई देती हैं लेकिन पास की नहीं दिखाई देती। तो वो क्या हो जाएगा भाई? आपका दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। एंजाइम क्या है? ये पूछा गया है एक पेपर में, ये पूछा गया एंजाइम क्या है। तो एंजाइम क्या है? बायो कैटालिस्ट है, यानी कि कैटालिस्ट है। क्या भाई? एंजाइम। एंजाइम क्या है भाई? एक बायो कैटालिस्ट है। क्या है भाई? एक बायो कैटालिस्ट है भाई। तो पेपर में पूछे गए थे भाई, उसी के हिसाब से बता रहे हैं। ये क्वेश्चन भी हो गया, ये भी हो गया, कंप्लीट हो गए भाई। विज्ञान के क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं, क्योंकि 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख दिए और एक क्वेश्चन आपको ऑप्शन के थ्रू बता दिया है। तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लें इसका। फिर इंग्लिश बचती है, इंग्लिश के 5 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्लास को समाप्त करते हैं। साथ साथ में वीडियो को स्लो कीजिए, साथ साथ में नोट कीजिए, क्योंकि बाद में सारी वीडियो को देखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा भाई। ठीक है, इसलिए क्या है, रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। जो भी हो रहे हैं 2100 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। साथ में आपको बुक से जरूर पढ़ना है भाई। ठीक है भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अब भाई देखिए भाई, इंग्लिश बिल्कुल जो पूछी गई है वही बताएंगे। एक इंग्लिश में पूछा गया है, इंग्लिश के 5 क्वेश्चन भाई। इंग्लिश का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया सिनोनियम से, किससे भाई? सिनोनियम से। और पूछा गया है हॉरिबल। क्या पूछा गया भाई? हॉरिबल। हॉरिबल का क्या पूछा गया है? सिनोनियम पूछा गया है। तो किस प्रकार बताएंगे? हॉरिबल क्या होता है भाई? किसी चीज से भी डरना। क्या होता है हॉरिबल? यानी कि भाई क्या होता है? डरावना टाइप में होता है। क्या होता है? डरावना टाइप में होता है। तो इसका जो हो जाएगा आउटफुल हो जाएगा, बिल्कुल डरावना, अनप्लीजेंट, अच्छा ना लगना, बहुत ही भद्दा दिखाई देना, राक्षस की तरीके से दिखाई देना। तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? हॉरिबल, भयानक। और इसका क्या हो जाएगा? आउटफुल। आउटफुल का मतलब होता है भद्दा या अनप्लीजेंट, कोई चीज ना सुहाना। तो वो क्या हो जाएगा? हॉरिबल का क्या आ जाएगा? सिनोनियम आ जाएगा। 4 ऑप्शन में से यही क्या है? राइट आंसर है। और भी दिए गए हैं प्लीजेंट, सुहावना, वो नहीं होंगे भाई। ठीक है भाई। इसके बाद एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है, द कश्मीर। क्या पूछा गया है? कश्मीर इज
कश्मीर इज खालिस्तान देन दिल्ली भाई, कश्मीर इज खालिस्तान देन दिल्ली। तो क्या आ जाएगा यहां पर देखिए कोल्ड से रिलेटेड, ठंडे से रिलेटेड बताया गया है। पहला ऑप्शन है कश्मीर इज कोल्ड, ये देन है भाई, समझ लेना इसको, ठीक है। ये क्या है देन है भाई, ठीक है, ए है THAN। कश्मीर इज कोल्ड देन, देखिए जहां पर देन आ जाता है कहीं ना कहीं कंपैरिजन हो रहा है भाई, कंपैरिजन होगा तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी, कंपैरेटिव डिग्री ER वाली होती है भाई, ठीक है भाई। तो कौन सा हो जाएगा इज कोल्ड, कोल्ड नहीं आएगा भाई, कोल्डेस्ट ये तो सुपरलेटिव हो गई, और इसके साथ में इसकी अगर कंपैरेटिव डिग्री कौन सी आ जाएगी कोल्डर आ जाए, तो कश्मीर इज कोल्डर, कश्मीर इज कोल्डर देन दी दिल्ली, कश्मीर इज कोल्डर देन दिल्ली आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि ईडीएम बताना है भाई आपको। क्वेश्चन है द एलिफेंट इन दी रूम, एलिफेंट इन दी रूम का मतलब क्या होगा भाई, चाहे इसका आप ईडीएम बताओ फ्रेजिज बताओ, एलिफेंट इन दी रूम का मीनिंग आपको बताना है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि कमरे में क्या आ जाएगा दी कमरे में हाथी का होना, एलिफेंट इन द रूम, एलिफेंट इन द रूम यानी कमरे में हाथी का होना, क्या कोई सही चीज लगती है भाई, नई चीज लगती है भाई, ठीक है भाई। तो इसका क्या हो जाएगा एन इश्यू पर्सन और प्रॉब्लम, लिख लीजिए भाई एन इश्यू, एन इश्यू या फिर पर्सन, या कोई मुद्दा हो, चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई घटना हो, या कोई क्या हो प्रॉब्लम, दैट इज समथिंग ट्राइंग टू अवॉइड भाई, यानी क्या हो जाएगा कि एलिफेंट इन द रूम का मतलब क्या हो जाएगा एनी इश्यू पर्सन प्रॉब्लम दैट इज समथिंग ट्राई टू अवॉइड, यानी कि चाहे कोई मुद्दा हो, चाहे प्रॉब्लम हो, चाहे कोई व्यक्ति हो जिससे हर कोई बचना चाहता है, जिससे हर कोई बचना चाहता है, उसको हम क्या बोलते हैं एलिफेंट इन दी रूम। बचने से रिलेटेड बात हुई है, हाथी को कमरे के अंदर घुसाएंगे बचेंगे ना, तो वही क्या है कि एक तरीके से ये क्या होता है, ये मुहावरे टाइप में होते हैं, ये कनेक्ट करने होते हैं भाई 4 ऑप्शन में से। तो ये क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होता, 4 ऑप्शन में आपको पता लग जाता है कि कौन सा राइट आंसर है, ठीक है भाई। ईडीएम रिलेटेड टू दी फॉलोइंग, आपको एक ईडीएम और बताना है, क्या है समथिंग दैट इज वेरी कॉमन नॉट दी यूनिक, वन वर्ड बताना है भाई आपको, नहीं ईडीएम ही बताना है। द फाइंड द ईडीएम रिलेटेड टू द फॉलोइंग समथिंग दैट इज वेरी कॉमन, कोई ऐसी चीज जो कि बहुत ही कॉमन हो, कुछ अलग ना हो, नॉट यूनिक यानी कि कुछ अलग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कॉमन चीज हो, तो उसके लिए ईडीएम क्या हो जाएगा ए डाइम डजन, क्या हो जाएगा ए डाइम ए डजन, ए डाइम ए डजन क्या हो जाएगा ए थिंग्स विच इज वेरी कॉमन बट नॉट दी यूनिक हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ दी डिटेस्ट, व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ डिटेस्ट, डिटेस्ट का मतलब होता है किसी से घृणा करना, किसी से घृणा करना क्या हो जाता है डिटेस्ट होता है, क्या होता है भाई डिटेस्ट, किसी से घृणा करना, हेट करना, क्या हो जाएगा हेट करना, डिसलाइक करना, डिसलाइक करना किसी को, तो ये क्या होता है डिटेस्ट होता है। अगर इसका आपके पास पूछा जाता है एंटोनियम, तो एंटोनियम किसी से घृणा करना, बुराई करना, तो यानी कि किसी की तारीफ करना, किसी की तारीफ करना क्या हो जाएगा डिटेस्ट का क्या हो जाएगा अपोजिट वर्ड हो जाएगा, ठीक है भाई। इसके बाद कैमाफ्लॉग, कमाउफ्लैग होता है, एक स्पेलिंग है देख लो भाई, पेपर के अंदर पूछे गए हैं तब आपको करा रहे हैं, क्यों क्या पता दोबारा से रिपीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 CAMOUFLAGE कमाउफ्लैग, कमाउफ्लैग है, इसका मतलब होता है किसी चीज को छिपाना भाई, किसी चीज को छिपाना ही क्या होता है कैमाफ्लैग होता है। हाइड और डिस्कस द प्रेजेंस ऑफ, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। इसके बाद एक पूछा गया है कि डोंट जज बुक बाई इट्स कवर, किसी भी डोंट जज बुक बाई इट्स कवर, ये तो आजकल वीडियो भी शॉर्ट भी चलते रहते हैं कि भाई किसी के बारे में पहले धारणा नहीं बनानी चाहिए कपड़े को देखकर कि ये गरीब है अमीर है, बल्कि क्या है कि डोंट जज, केवल देखने से आप उसको जज मत कीजिए, उसके साथ
रहकर या फिर उसके से बात करके बाद में उसको जज कीजिए। तो डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किसी को प्रीजुडिस नहीं करना, किसी के बारे में पहले से धारणा ना बनाना, क्या हो जाता है, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर भाई। तो ये इंग्लिश के आपके भाई, उम्मीद इसका जो मेन पर्पज है जो क्लासेज का वो यही है कि हर सब्जेक्ट हर दिन का पर्पज है, जो कि जहां तक कंप्लीट हो रहा है 18 क्लासेज आपकी हो गई है। 25 के हिसाब से आज 450 क्वेश्चन आपके भाई कंप्लीट होते हैं। 450 क्वेश्चन कहने को हैं, कहीं ना कहीं 600 क्वेश्चन के करीब हो चुके हैं, कहीं ना कहीं हम 1/3 पार्ट की तरफ चले गए हैं 2100 क्वेश्चन में। 2100 क्वेश्चन का 1/3 पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है भाई। तो इसी तरीके से लगातार जुड़े रहिए चैनल से। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लासेज बिल्कुल फ्री हैं, कोई पे नहीं करना आपको। नोट्स लेना चाहते हैं तो एक पेमेंट है 79 रुपीज की, जो कि आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, जहां पर आपको कॉन्टैक्ट करना है व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है भाई। तो ज्यादा से ज्यादा भाई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भाई, और वीडियो को लाइक भी करें भाई, ठीक है। लगातार जुड़े रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।